मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूंग पर बना हुआ है। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण ये किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बणियों मेहरान। नमस्कार, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक का अध्याय 6 स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम को पढ़ेंगे। राजस्थान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें दुर्ग, मंदिर, बावड़ियाँ, किले, महल आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड की राजस्थान अध्ययन पुस्तकों में से ही आते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य कला का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखेरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक संस्कृति तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक एवं आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति में यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। तो किसी भी देश या स्थान की इतिहास या संस्कृति के ज्ञान हेतु हमें वहाँ के मंदिर, महल, परकोटे आदि के आधार पर ही पता लगाते हैं। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौंती में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं द्वस्तती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। तो हमें हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा और सौंती में खुदाई से ऋग्वैदिक काल के से पहले सरस्वती व दवस्तती नदी के किनारे जो नगर योजनाएं थी, भवन निर्माण ये उच्च स्तरीय था। वहाँ पे ईंटों से भवन बनाए गए थे, सड़कें थी, नालियाँ थी, गोल कुएं, भवन वगैरह करने के लिए वेदियाँ बनी हुई थी। तो ये वहाँ की उच्च स्तरीय व्यवस्था को प्रमाणित करती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गीलूड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चदरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है जिनमें पुष्कर, मरुधन्वय, जांगल, मत्स्य, साल्व, मरुकांत्रा आदि प्रमुख हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति का केंद्र आहड़ व गीलूड सभ्यताएं हैं। यहाँ पे मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे जो क्या है आवास को पूर्णता प्रदान करते हैं। आहड़ के अंदर कृषि और व्यवसाय की प्रधानता थी। इस बात का पता हमें वहाँ पे अनाज पीसने के पत्थर
और तांबे की चद्दरों से पता चलता है। और पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्र में पुष्कर, मरुधन्वय, जांगल, मत्स्य, सालवय, मरुकांत्रा आदि प्रमुख हैं। महाभारत काल में विराटनगर, बेराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ है। इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में ही नहीं पलती थी, वरन आमजन के माध्यम में भी प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेष में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेडश नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, की भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक भव्य नगर रहा है। तो महाभारत काल के में कौन से नगरों का वर्णन मिलता है? विराटनगर, बेराट और पुष्कर का मिलता है। और ये नगर योजना की दृष्टि से समृद्ध थे। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक उदाहरण है। विराटनगर में भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेडश नदी के किनारे मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है, में भव्य नगर योजना की साक्षी है। तो इससे हमें पता चलता है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यहाँ पे भव्य नगर हुआ करते थे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कौन से आएंगे? मेनाल, अमझेरा, डबोक व भरतपुर के आसपास जो नगरीय वैभव के साक्ष्य हैं, वो गुप्त व गुप्तोत्तर काल के आते हैं। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले, धार्मिक प्रतीक के प्रतीक मंदिर, स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण काल रहा है 7वीं से 13वीं सदी का। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी, वहाँ वहाँ नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था, वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। तो जयपुर शहर को जो शिल्पकार थे कौन थे? विद्याधर। और जयपुर शहर को इन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पे बसाया। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कें, रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़, छोटी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनके बीच में फव्वारे, चौड़ी सड़कें दोनों और बाजार हैं। शहर के निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं।
तो जयपुर के दरवाजे हैं सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। आगे चलकर पूरे राजस्थान को नगर नियोजन की जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। सवाई जयसिंह जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 को राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट ने रखी। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। समुचित योजना जनजीवन व्यापार की समृद्धि में हित थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। जैसलमेर का निर्माण 12वीं सदी में किया गया था और पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई? इंद्रपुरी से की गई। बूंदी के स्थापत्य उनके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे भवन निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए। हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार माहौल में बांटा गया। नगरों के स्थापत्य में से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा है। पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सराड़ा आदि। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी है। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है। इसीलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीदासर, जेतसर, उदासर। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे बीकानेर, जैसलमेर में जलाशयों के लिए सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब है दुर्ग शिल्प। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ गढ़ी ना हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग माने हैं, जिनमें दुर्ग क्या है? एक अंग है और दुर्ग को हाथ के रूप में माना जाता है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। तो भारत में दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक दुर्ग किसमें? महाराष्ट्र में है, इसके बाद मध्य प्रदेश में और तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने हेतु पशु धन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए हैं। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिला है। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला है? कालीबंगा की खुदाई में। कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युग में दुर्गों का निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों, जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजय राज चौहान का गढ़बिडली तारागढ़ अजमेर में, कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद
दुर्ग बनाने की परंपरा में नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। 13वीं सदी के बाद दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, ऊपर से चौरस हो या खेती योग्य भूमि, सिंचाई के साधन, समुचित प्रबंध किया है। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे, जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़, 13वीं सदी के बाद आबू के अचलगढ़ का पुनर्निर्माण किया गया। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। तो महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ व चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में परिवर्तन आया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे। जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर। तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर के दुर्ग क्या हैं? समतल मैदान पर बने हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में राजपूत शासकों की स्थिरता व शांति का काल था। राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नौमपेन्ह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। तो राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया जून 2013 में नौमपेन्ह स्थान पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में। कौन से दुर्ग है? 6 दुर्ग, आमेर का महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती हैं। सदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुरुज, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिक, गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिलह खाना या शस्त्रागार, जलाशय या पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिक के आवास गृह यहाँ के सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें महत्वपूर्ण प्रकार। नंबर 1, ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग। तो गागरोन किस श्रेणी में आता है? ओदक या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नंबर 2, गिरि पर्वत दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरि पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3, मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहते हैं जैसलमेर का दुर्ग। तो जैसलमेर का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नंबर 4, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। तो सिवाना का दुर्ग वन दुर्ग है। नंबर 5, एरण दुर्ग। वे दुर्ग जिनके मार्ग खाई, कांटे, पत्थर से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग। चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग कैसे दुर्ग हैं? एरण दुर्ग है। नंबर 6, पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं, जैसे भरतपुर, बीकानेर का जूनागढ़। पारिक दुर्ग हैं भरतपुर व बीकानेर का जूनागढ़। नंबर 7, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, उसे पारिद दुर्ग कहते हैं, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। तो चित्तौड़ जैसलमेर के दुर्ग कैसे? पारिद दुर्ग है। नंबर 8, सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों, उन्हें सैन्य दुर्ग कहते हैं। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग होता है गागरोन। गिरी या पर्वत दुर्ग, राजस्थान के लगभग सभी दुर्ग इसी में आते हैं। धानवन दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग।
वन दुर्ग सिवाना का दुर्ग, एरण दुर्ग चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग, पारिख दुर्ग भरतपुर दुर्ग व बीकानेर का जूनागढ़, और पारिध दुर्ग है चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर का दुर्ग। सैन्य दुर्ग। नंबर 9 सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग में सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है। जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिख, एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्ग का महत्व श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। तो चित्तौड़ क्या है? गिरी दुर्ग है और ये सबसे प्राचीन है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ का किला दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर होने के कारण इसका विशेष महत्व था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने ये किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा। तो वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था और इसका नाम चित्रकोट रखा। फिर इसका नाम चित्तौड़ हुआ। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य, उसको पराजित करके 8वीं सदी में चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। ये दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए ये उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? मेसा पठार पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ सभी किलों का सिरमौर कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। पहला सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1510 ईस्वी में गुजरात बहादुर शाह के समय, तीसरा 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ है। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपनी कोई सानी नहीं रखता है। चित्तौड़ के किले पर 3 साके हुए हैं। पहला साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। दूसरा साका 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के समय हुआ है। तीसरा साका 1567 ईस्वी में अकबर के समय हुआ है। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के शौर्य की गाथा यहाँ से जुड़ी हुई है। सदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत व विशाल बुर्ज, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, किले पर पहुँचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग, सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी का प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर,
ओमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगन मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, 7 दरवाजे हैं या प्रवेश द्वार हैं। इसके अलावा तुलजा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, श्रृंगार चंवरी प्रसाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, त्रिपोलिया दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभ श्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सोमदेव मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल के महल चित्तौड़ दुर्ग में है, चित्रांगन मोरी तालाब चित्तौड़ दुर्ग में है, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब है कुंभलगढ़ या राजगढ़ का किला कहाँ है, राजसमंद में। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरि दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ का आश्रय स्थल रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद में है। महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग है। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है और कुंभलगढ़ की दीवार पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ को एट्रस्कन वास्तु से तुलना की है। दुर्ग के भीतर झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामदेव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि प्रसिद्ध स्मारक बने हैं। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थल है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर झालीबाई बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामदेव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था तथा महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, और वहाँ पे महाराणा कुंभा निवास करते थे। तो कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर या इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि हम ऊपर सिर करके इसे देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। अब है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार रणथंभौर का निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। रणथंभौर दुर्ग स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग, वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। रणथंभौर की सुदृढ़
नरसैंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर स्थित हैं। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था और एक मान्यता के अनुसार रणथानदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। रणथंभौर दुर्ग से राणा हमीर के साहस की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। राणा हमीर ने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रणथंभौर गिरी और वन दोनों दुर्गों की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद हैं, अन्य सभी दुर्ग नग्गे हैं। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित हैं। सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखेलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये दुर्ग जालोर के राजा कान्हड़दे के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाने के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए व दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। 56 के पहाड़ियों में स्थित है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को अणखेलो सिवाना भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सिवाना दुर्ग पर जालोर के कान्हड़दे के भतीजे शीतल देव का अधिकार था। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे आक्रमण किया और इस दौरान शीतल देव वीरगति को प्राप्त हो गए थे और सिवाना दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़, जोधपुर के राजाओं की शरणस्थली रहा है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली सिवाना दुर्ग है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरसिंह की सेना से आगे भागकर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था और चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला दुर्ग है तारागढ़ का किला, बूंदी। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है बूंदी का तारागढ़ किला। पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश में तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण इसे तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए बनवाया था। बूंदी का किला नीचे से देखने पर तारे के समान दिखाई देने के कारण इसे तारागढ़ कहा गया। 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने बूंदी के किले का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छेतर सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा ने काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके और लाखा मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छेतर सिंह बूंदी पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में मारे जाते हैं और उनका पुत्र लाखा भी बूंदी पे अधिकार नहीं कर पाता और वो कसम लेता है कि मैं इस किले को जीत के रहूँगा। और जब वो उसे जीत नहीं पाता है तो वो मिट्टी का नकली दुर्ग बनाता है और उसे ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, किंतु उस नकली दुर्ग की रक्षा के लिए
कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। उमेद सिंह के शासन काल में बूंदी दुर्ग में चित्रशाला है बनाई गई, जो बूंदी चित्रशैली का उदाहरण है। बूंदी दुर्ग में 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर, गर्भ गुंजन तोप स्थित है। नाहरगढ़ का किला जयपुर। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचाव के लिए करवाया था। नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने मराठों से बचाव के लिए। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पे नाहर सिंह भोमिया रहते थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया नाहरगढ़। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जूझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थिति किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंड्रिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अम्बागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। नाहरगढ़ पे यहाँ पे नाहर सिंह भोमिया थे, जिसे तांत्रिक रत्नाकर पौंड्रिक ने नाहर बाबा को अम्बागढ़ के निकट चौबुसी गढ़ी में स्थापित करवा दिया था और वहाँ पे नाहर सिंह लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला दुर्ग है तारागढ़ अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीठली अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बिठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गोध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा होगा। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, गूंगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग की सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीडली तथा अजमेरू भी कहते हैं। बिठलदास गौड़ यहाँ के दुर्गाध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर तारागढ़ को गढ़ बीटली कहा जाता था। कर्नल टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ग बने हुए हैं। इन बुर्जों में घूंघट, गूंगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा और जब जनरल विलियम बेंटिक ने इन्होंने देखा तो उनके मुंह से निकला, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यानी विलियम बेंटिक ने तारागढ़ को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। तो मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने करवाई थी। मेहरानगढ़ चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बना हुआ है और ये एक गिरी दुर्ग है। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वज गढ़
व गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, ये मयूर की आकृति का होने के कारण। मेहरानगढ़ दुर्ग लाल भलवा पत्थरों से निर्मित है। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धूण घाणित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चोखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। तो नाहरगढ़ दुर्ग मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय है। मानसिंह के द्वारा पुस्तक प्रकाश नामक जो पुस्तकालय है वो वर्तमान में कार्यरत है। इस दुर्ग में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, घूण घाणित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक तोपें रखी हुई हैं। दुर्ग में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चोखेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी है। चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए सीसा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों ने जन सामान्य से घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में कराया था। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू पे गोले दागे थे और तोपों से गोले बरसाने पर चूरू की गोले खत्म होने पर वहाँ के लोगों ने अपने घरों से चांदी ला के रख दी थी और यहाँ से चांदी के गोले छोड़े गए थे। अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया। तो अकबर ने 1570 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में दुर्ग बनवाया था जिसे अकबर का दौलत खाना या अकबर की मैगजीन कहा गया। अकबर का दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना अकबर के दुर्ग में बनाई गई थी। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आए थे तो उन्होंने जहांगीर से मुलाकात अकबर के दुर्ग में ही की थी। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने अकबर के दुर्ग पर अधिकार करके यहाँ पे अपना शस्त्रागार बना दिया था। लालगढ़ दुर्ग बीकानेर।
इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एक अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ कहा गया। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहासकार वीर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं। रतन निवास, रंग महल, करण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण हैं। लालगढ़ दुर्ग बीकानेर में है। लालगढ़ दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। लालगढ़ दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने रखी थी। लालगढ़ दुर्ग का अधिकांश लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसे लालगढ़ दुर्ग कहा गया जाता है। इसका जो आंतरिक दरवाजा सूरजपोल है, इस दरवाजे पर राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। तो राय सिंह की प्रशस्ति कहाँ है? लालगढ़ दुर्ग के सूरजपोल पर। सूरजपोल के दोनों तरफ जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई हैं। लालगढ़ दुर्ग में रतन निवास, रंग महल, करण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि स्थित हैं। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थल पर स्थित ये किला तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण नामक व्यापारी व रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांश ये मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वल्लोर कहा जाता है। तो भैंसरोडगढ़ क्या है? एक जल दुर्ग है। ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। भैंसरोड का निर्माण कर्नल टोड के अनुसार भेसा शाह नामक व्यापारी ने करवाया। कर्नल टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भेसा शाह नामक व्यापारी व रोड़ाचारण ने करवाया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहा जाता है। गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित ये किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमार द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर इसे डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहा गया। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है। गागरोन का किला काली सिंध व आहू के संगम पर स्थित है और ये एक जलदुर्ग है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमार ने करवाया था। इसे डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहा गया। साथ ये दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। ये किला अचलदास खींचीरी वीरता की याद दिलाता है। 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे साहब, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी किले की शोभा बढ़ाते हैं। आमेर मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात है, इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। तो जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने के विशाल कारखाने बने हुए हैं। जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ दुर्ग अपने पानी के विशाल टांकों के लिए भी जाना जाता है।
जयगढ़ को रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है क्योंकि जयगढ़ दुर्ग में गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं। अगला है जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित ये किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शाखा कानड़देव चौहान 1305-1311 जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, सूकड़ी नदी के किनारे। जालोर को जबालीपुर और किले को सुवर्णगिरी कहा जाता था। जालोर के किले का निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार शासकों द्वारा कराया गया। जालोर के किले में तोपखाना मस्जिद बनी हुई है और 1305 से 1311 ईस्वी में यहाँ पर कानड़देव चौहान थे, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला है जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। जैसलमेर का किला, इसका निर्माण 1155 ईस्वी भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थरों के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। तो जैसलमेर का किला स्वर्ण नगरी जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण जैसलमेर के किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। जैसलमेर के किले के बारे में कहा जाता है कि पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही इस किले तक पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीर भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ देव जैन मंदिर अपने शिल्प में सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। जैसलमेर के किले को दूर से देखने पर यह पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के जैसा प्रतीक होता है। जैसलमेर के किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के मंदिर बने हुए हैं। जैसलमेर के किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास, मोती महल और जवाहर विलास बने हुए हैं। इसके प्रसिद्ध, दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपि संग्रहालय के कारण भी ये प्रसिद्ध है। जैसलमेर के किले में पांडुलिपियों का संग्रहालय बना हुआ है। लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता व शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सदृढ़ता के लिए विख्यात है। 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया लोहागढ़ को पूर्व अवस्थित कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक मजबूत दरवाजे आसवी वीरता की कहानी कहते हैं। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण चौड़ी दीवारें, किले के बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं, चारों ओर एक गहरी खाई है। खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवार बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर प्रमुख हैं। भरतपुर का किला अजेयता व सदृढ़ता के लिए विख्यात है।
1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने भरतपुर में लोहागढ़ का किला बनवाया था। लोहागढ़ किले का प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक दरवाजे का बना हुआ है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। लोहागढ़ की अभेद्यता का कारण है इसकी चौड़ी दीवारें, जो कि मिट्टी की बनी हुई हैं। लोहागढ़ की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की थी, किंतु वो एक बार भी सफल नहीं हुए। लोहागढ़ किले में किशोरी महल, जवार बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर व लक्ष्मण मंदिर बने हुए हैं। उपयुक्त दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तीमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत, कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालख, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग व सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपनी स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। मंदिर शिल्प स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान की 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे बेरठ का मौर्य युगीन गोल मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य रहा है। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुज्जर प्रतिहार अथवा महामरू कहा गया। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों व चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था। 7वीं सदी से पहले के जो मंदिर थे वो सिर्फ खंडर अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे बेराट का मौर्य युगीन गोल मंदिर और नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। और 7वीं से 10वीं सदी के मध्य का जो काल है वो मंदिरों के विकास का काल है। 8वीं सदी में मंदिरों का निर्माण गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली में किया जाता था। गुज्जर प्रतिहार या महामारू शैली में मंडोर के प्रतिहारों और सांबर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने मंदिरों का निर्माण कराया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं-9वीं सदी का प्रारंभ सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसिया चित्तौड़गढ़ आभानेरी में स्थित है। 8वीं व 9वीं सदी के महत्वपूर्ण मंदिर हैं ओसिया, चित्तौड़ और आभानेरी में। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता का मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर हैं। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जितने भी मंदिर बनाए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है सचिया माता मंदिर के पास सूर्य मंदिर बना हुआ है और उसके मैदान में हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर हैं जो मुख्य हैं। 9वीं सदी में विकसित गुज्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रमशः कामेश्वर व रणछोड़ जी के मंदिर हैं। 9वीं सदी में गुज्जर प्रतिहार शैली में मंदिर बनाए गए उनमें महत्वपूर्ण मंदिर हैं पाली जिले का आउवा मंदिर और बालोतरा का पास खेड़ मंदिर में पाली आउवा में कामेश्वर का मंदिर है और बालोतरा में रणछोड़ जी का मंदिर है। दोनों मंदिर ही 850 ईस्वी में बनाए गए। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुज्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगढ़ का नीलकंठेश्वर मंदिर है। 10वीं-11वीं सदी के मध्य क्या है गुज्जर प्रतिहार शैली पूर्ण रूप से विकसित हो सकी थी और सोलंकी शैली में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। 10वीं व 11वीं सदी में मुख्य मंदिर हैं मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसन सागर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी 10वीं व 11वीं सदी के मध्य का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारान नगर का
नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकूटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिले हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू सोमेश्वर 1016 ईस्वी है। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर या सबसे भव्य मंदिर है किराड़ू के अंदर सोमेश्वर मंदिर 1016 ईस्वी में बना हुआ। ये भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर दर्शनीय है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं। उनके पश्चात चौहान, परमार और गुहिलों ने मंदिरों के शिल्पों को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल में कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से भी अलग, इनमें बाड़ोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख हैं। तो बाड़ोली मंदिर, गुर्जर नागदा में सास बहू मंदिर व उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग बने हुए हैं जाता है। 11वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच का जो काल है वो मंदिर शिल्प का श्रवण काल कहलाता है। और 11वीं 13वीं सदी के बीच जो मंदिर बने वो सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखे जाते हैं। सोलंकी व मारू गुर्जर शैली में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित सोमेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे, गोलाई लिए होते हैं और ये ऊंची पीठिका पर निर्मित होते हैं। तो 11वीं से 13वीं सदी क्या है? मंदिरों की सर्वश्रेष्ठ सदी है। और 11वीं 13वीं सदी के बीच में मारू गुर्जर शैली के अंदर मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ का सामदेश्वर मंदिर प्रमुख है। इस समय एक और शैली विकसित हुई जिसे भूमिज शैली। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 ईस्वी मंदिर पाली जिले के सेवाड़ी का जैन मंदिर है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर भूमिज शैली में बना हुआ है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तात्कालिक राजपूत शासकों को है। इस काल में मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी एकलिंगी जी के मुख्य मंदिर हैं। तो जगदीश जी मंदिर व एकलिंगी जी मंदिर का है उदयपुर जिले में। केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मुख्य हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता के लिए हैं। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण को बहुतता दी था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर, इनके ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाड़, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं दिलवाड़ा के। इसके अलावा जैन मंदिर कहाँ पे हैं? ओसिया, जैसलमेर, पाली जिले के सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोर, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाड़, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी, ये क्या है? जैन मंदिर हैं। एकलिंगी जी का मंदिर उदयपुर। तो एकलिंगी मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में है। एकलिंगी जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। उदयपुर का एकलिंगी जी मंदिर, जिसे लकुलिस मंदिर भी कहते हैं, ये कैलाशपुरी गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था और वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया।
एक लिंगी जी या लकुलिस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किसने कराया था? मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? रायमल ने दिया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एक लिंगी जी की चतुर्मुखी प्रतिमा। एक लिंगी को मेवाड़ राज घराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं इनको अपना दीवान मानते हैं। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। तो एक लिंगी मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और ये चतुर्मुखी प्रतिमा है। एक लिंगी जी की कैसी प्रतिमा है? चतुर्मुखी। एक लिंगी जी को मेवाड़ राज घराने का कुल देवता मानते हैं और मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंगी जी का दीवान मानते हैं। एक लिंगी मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। किराड़ू मंदिर, बाड़मेर। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं-12वीं सदी में बना यह मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें वैष्णव शैव। किराड़ू का प्राचीन नाम था किराटकूप, जो कि किराड़ू मंदिर बाड़मेर के हातमा गांव के समीप बना हुआ है। किराड़ू मंदिर में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर। ये मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परंपरा सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू का जो मंदिर है वो गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का मिश्रण है और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। कछवा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण जी की वही मूर्ति है जिसकी मीरा पूजा किया करती थी। इसे मानसिंह चित्तौड़ से लेकर आए थे। जैन मंदिर, देलवाड़ा। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा को जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्प कला शैली के प्रमुख नमूने कहे जाते हैं। तो देलवाड़ा का जो मंदिर है ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी शिल्प कला का उदाहरण है। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर है प्रथम जैन तीर्थकर। इसे 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में करवाया गया। इस मंदिर को लुणव शाही के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग, मंडप व नवचौकी कलात्मक अद्भुत है। तो जैन मंदिरों में 2 मंदिर मुख्य हैं। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव जी का है, जो 1031 में गुजरात के भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था, इसलिए इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था 1230 ईस्वी में। तो इसे लुणव शाही मंदिर कहते हैं। आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्ष माता का मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। ये मंदिर एक विष्णु मंदिर था। आभानेरी में हर्ष माता का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली का है।
महमूद गजनी ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। हर्ष माता एक विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बारडोली। चित्तौड़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसकी में मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाणा के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। बारडोली चित्तौड़गढ़ में पंचायतन शैली में शिव मंदिर बना हुआ है और हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? मिहिरकुल ने करवाया था। शिव मंदिर भंडदेवरा। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। बारां भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है और निर्माण मेदवंशी राजा मल्ल ने 10वीं सदी में कराया था। भंडदेवरा या शिव मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। भंडदेवरा शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। जैन पाली का जो जैन मंदिर है ये आदिनाथ को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 1438 में धरणी शाह नामक जैन व्यापारी ने करवाया। ये मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण अजायब घर कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति, ये मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर कहते हैं। और 1444 खंभे पर टिका होने के कारण इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। सचिया माता मंदिर ओसिया। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी में बने वैष्णव व जैन मंदिर का समूह है। गुर्जर प्रतिहार काल के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर, शाक्त मंदिर में पीपला माता व सचिया माता प्रमुख है। ओसिया के वैष्णव मंदिर में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर मुख्य हैं और जैन मंदिरों में ओसिया में महावीर का मंदिर, शाक्त मंदिर में पीपला माता व सचिया माता के मंदिर हैं। सास बहु मंदिर नागदा। उदयपुर से 27 किलोमीटर की दूर पर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें जो जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद अलंकरण की दृष्टि से समान है। तो साहस बहु मंदिर नागदा उदयपुर में 1026 में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा बनवाया गया। राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ साथ राजभवनों का निर्माण होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव, 2 किनारों के कमरों के बरामदों से जोड़ा जाना इनकी विशेषता रही है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य, सुसज्जित बनने लगे। 15वीं सदी के बाद राजपूत शासकों को मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों की स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फुआरे, छोटे बाग बगीचे, बैल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूप में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवानाम, दीवाने खास, बीकानेर के करण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि प्रमुख हैं। 15वीं सदी के बाद जो महल बनाए गए उनमें राजपूतों के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखाई दिया। जैसे उदयपुर के महलों में कौन से आएंगे? अमर सिंह का महल, करण महल, जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय
का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, ये क्या है, उदयपुर में है। और आमेर के महलों में आएगा दीवाने आम, दीवाने खास। बीकानेर के महल है करण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल। जोधपुर का महल है फूल महल। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों के स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों के दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, 12 दरियां, गवाक्ष, झरोके, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस व उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य हैं। राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है, तो डींग के महलों को जल महल कहते हैं। विशेषता है महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डींग के जल महल किसके द्वारा बनाए गए हैं, सूरजमल द्वारा। डींग के महल के चारों ओर छज्जे या कार्निस हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करती हैं। हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेली बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बना प्रारंभ हो गई। जैसलमेर की सालिम सी की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली पत्थरों की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। सालिम सी की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी हवेली करौली, भरतपुर, कोटा की हवेली भी अपनी कलात्मक संगता राशि के कारण अद्भुत है। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेलियों की शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेली मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बछावत द्वारा बनवाई गई। तो बछावतों की हवेली कहाँ पे है, बीकानेर में है और करण सिंह बछावत ने बनाई थी। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मूंदड़ा, रामपुरिया की हवेली भी अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेली लाल पत्थर से बनी है। इनकी मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। तो बीकानेर की हवेली है बछावतों की हवेली, मोहता हवेली, मूंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली। बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो लाल पत्थरों से बनाई गई हैं और इनकी सजावट मुगल, कुशनगढ़ एवं यूरोपियन शैली काम में ली गई है। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेली में रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भंगोरिया की हवेली प्रसिद्ध है। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भंगोरिया की हवेली कहाँ पर है, नवलगढ़ में। बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल की, सीताराम संगीतिया की हवेली विख्यात है। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है। डूंडलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण केसरदेव कनौड़िया की हवेली, चिड़ावा झुंझुनू में बागड़िया की हवेली, महनसर झुंझुनू में सोनी चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। नवलगढ़ में रूप निवास, भगत, जलाना, पोदार व भगोरिया की हवेली। बिसाऊ में नाथूराम पोदार, सेठ जयदयाल कोटिया, सीताराम संगीतिया की हवेली है। डूंडलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकंदगढ़ में सेठ राधाकृष्ण केसरदेव कनेड़िया की हवेली, चिड़ावा में बगड़िया की हवेली, महनसर के अंदर सोने चांदी की हवेली और श्री माधोपुर में पंसारियों की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ में चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली, सीकर के गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली समकालिक भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियां में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात हैं। तो गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में है, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में है, नंदलाल देवड़ा की हवेली
फतेहपुर में है। ये भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली व मंत्रियों की हवेली चूरू जिले में है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पंडूरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि हवेली स्थापत्य में विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली कहाँ पे है? जोधपुर में। बागौर की हवेली उदयपुर में है। नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडीकर की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली जयपुर में है। छतरियाँ, मकबरे और दरगाह। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियाँ और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटौर, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो महत्वपूर्ण है। छतरियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठ की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियाँ स्थापत्य के विलक्षण हैं। तो मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद कहाँ पे है? अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे? करौली में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर, ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में है। जसवंत सिंह का थड़ा जोधपुर में, पालीवालों की छतरी जैसलमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, हामिदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कपासन, मीठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है। इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया। बाटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। तो बांदी कुई कहाँ पे है? जयपुर में है, जो किसी बांदी दासी के नाम पे रखा गया था। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर में है, ये संगमरमर से बना हुआ है। टाँके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टाँकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टाँके मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण हैं। तो टाँके क्या होते हैं? बरसाती पानी एकत्रित करने का स्थान। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों को मुख्यतः रानी, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनाई जाती हैं। इनके निर्माण से संबंधित सूचना शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदी कुई के निकट बनी आभानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। आभानेरी की चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने करवाया था।
डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रीमल देवी ने बनवाई थी। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में है। महारावल आस्करण की पत्नी प्रीमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनवाई। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने एक प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी हैं अतः यहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल व पत्थरों से बांध बना दिए जाते थे। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता। इस प्रकार बांधों में पिछोला, उदयपुर, गेप सागर, डूंगरपुर, राजसमंद, राजनगर और जयसमंद डेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं से 7वीं सदी तक काम में ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया। इस बांध पर 9 चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई हैं जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? आंसर होगा रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद कहा गया है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने गए हैं? नाहरगढ़ में। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में। हर्ष माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभानेरी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। धन्यवाद।